Hi, welcome to YP Education Trick Chain. आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। आप हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर की, और जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो चैप्टर लेके आए हैं आपका 8। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट आपका एग्रोनॉमी चल रहा है। क्लास 12 एग्रीकल्चर है, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों या उत्तराखंड बोर्ड के, दोनों का बिल्कुल सिलेबस ये सेम है। तो देखिए चैप्टर 8 में है कद्दू वर्गीय फसलें, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। इसके अंतर्गत देखिए हम दो सब्जियों को पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस में है। एक है सीताफल और दूसरा है लौकी। क्या है? लौकी। तो सीताफल और लौकी को इस वीडियो के अंतर्गत हम अच्छे से समझेंगे। इससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो इस वीडियो से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सीताफल और लौकी, ठीक है। आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक्स चैनल। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8650415957। तो बिना किसी देरी के अब हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। टॉपिक की शुरुआत होने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए यहाँ पे लिए लिखा है वानस्पतिक नेम, यानी अगर हम इसे इंग्लिश में बोलें तो इंग्लिश में बोलते हैं हम इसे बॉटनिकल नेम। अब बॉटनिकल नेम क्या है, किसका पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सीताफल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? सीताफल के बारे में, ठीक। सीताफल को किन किन नामों से जाना जाता है वो भी हम बात करेंगे। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है कुकुरबिटा मॉर्चेटा। अगर हम कुल की बात करें, कुल को इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो ये किस फैमिली का है? फैमिली है इसकी कुकुरबिटेसी। अगर हम सीताफल का उत्पत्ति स्थान की बात करें, यानी कहाँ से इसका उद्गम हुआ है, तो इसका उद्गम माना जाता है अमेरिका से। कहाँ से माना जाता है? अमेरिका से। तो तीन बातें आपको याद हो चुकी होंगी। वनस्पति नाम क्या है? कुकुरबिटा मॉर्चेटा। कुल क्या है इसका? कुकुरबिटेसी। और उत्पत्ति स्थान क्या है? अमेरिका। चलिए आगे समझते हैं। उत्पत्ति स्थान के बाद देखिए दो लाइनों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए जो कद्दू वर्गीय सब्जियों में क्या है, सीताफल का स्थान प्रमुख है। यानी इस वर्ग के अंतर्गत जो भी सब्जियां वाली फसलें हैं वो आएंगी, उनमें सीताफल है वो मेन है। इसे देखिए काशीफल, जो आपका सीताफल है इसे काशीफल, लाल कुम्हाड़ा, मीठा कद्दू, लाल फूल, बाला कद्दू या कुसमाट आदि नामों से जाना जाता है। ये सब उपनाम है। काशीफल नाम से भी आप यही फल है, और सीताफल और लाल कुम्हाड़ा, मीठा कद्दू, लाल फूल, बाला कद्दू या फिर कुसमाट, ये सब नाम हैं वो इसी के हैं, सीताफल के ही ये उपनाम है। इन सभी नामों से आप इसे जानते हो। अब देखो अगली जो हमारी हेडिंग है वो है सीताफल की किस्में। इसमें हम ये समझेंगे कि जो सीताफल की किस्में हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें देखिए दो हेडिंग है हमारे पास, एक है स्थानीय किस्में और दूसरी है उन्नत किस्में। तो सबसे पहले हम समझेंगे स्थानीय किस्में क्या हैं, दूसरी हेडिंग है उन्नत किस्में क्या हैं। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक समझना, तभी ये टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा, अन्यथा ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है आपको। आप देखते रहिए। इसकी जो PDF है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में देर रात तक सेंड कर दी जाएगी, इस बात की आप टेंशन ना लें। तो स्थानीय किस्में कौन कौन सी देखिए, जैसे किसे कहते हैं? बड़ा गोल, बड़ा लाल, पीले गूदे वाली, लाल गूदे वाली, ये स्थानीय किस्में हैं। इसके बाद उन्नतशील किस्में, इसमें कौन कौन सी हैं? पूसा रत्नाकर, पूसा अलंकार, पूसा विकास, पूसा विश्वास, सोलन बादामी और सी और फर्स्ट, सी और सेकेंड,
अर्का, सूर्यमुखी आदि। ये जो हैं आपकी उन्नतशील किस्में, ये सब काय की हैं? ये हैं सीताफल की। तो यहाँ से देखिए आपसे उन्नतशील किस्मों से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो ये सभी उन्नतशील किस्में आपको याद होनी चाहिए। अब हम समझेंगे खाद एवं उर्वरक। अगर आप सीताफल की खेती करोगे अपने खेत के अंदर, तो खाद एवं उर्वरक की मात्रा कितनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं आगे, समझिए। देखो खाद और उर्वरक के बारे में चर्चा करते हैं। हेडिंग हमारी क्या है? खाद एवं उर्वरक। मान लो अपने खेत के अंदर आपको सीताफल की खेती करनी है, तब आपको खाद उर्वरक की मात्रा पता होना चाहिए। देखो सीताफल की अधिक पैदावार लेने के लिए खाद और उर्वरक दोनों का समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। खाद और उर्वरक दोनों का समुचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए अगर आप सीताफल की अधिक पैदावार चाहते हैं तब। और गोबर खाद की बात करें तो 20 से 25 टन। कितना? 20 से 25 टन। ये देखिए 20 से 25 टन क्या है? गोबर खाद की बात हो रही है प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन 60 किलोग्राम, फास्फोरस 80 किलोग्राम और पोटाश 40 किलोग्राम हेक्टेयर प्रयोग करते हैं, यानी प्रति हेक्टेयर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गई खाद की बात। नाइट्रोजन कितना? नाइट्रोजन है आपका 60 किलोग्राम। और इसी प्रकार है आपका फास्फोरस हो गया 80 किलोग्राम। और आपका ये पोटाश है तो ये हो गया आपका 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये हो गया खाद एवं उर्वरक। अब आगे हम समझेंगे इसमें, देखिए बीज की मात्रा। तो बीज की मात्रा पे ध्यान दीजिए आप। देखिए बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए लगेगी। प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 7 से 8 किलोग्राम। कितना? प्रति हेक्टेयर कितना? 7 से 8 किलोग्राम बीज एक हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। एक हेक्टेयर में अगर आपका खेत जो है वो 1 हेक्टेयर है, ठीक, उसमें आप इस फसल को लगा रहे हो, तो 7 से 8 किलोग्राम काफ़ी बीज है, मात्रा में पर्याप्त है ये। अब है बोने का समय, क्योंकि देखो अब बीज पता लग गया तो भाई बोने का समय भी आपको पता करना होगा। नहीं तो पता लगा बोने का समय पता नहीं है, देर से आपने अब ये फसल लगाई या आपने लेट लगाई तो आपका नुकसान होना तय है। तो देखो बोने का समय क्या है? मैदानी क्षेत्रों में इसे साल में निम्न 2 बार बोया जाता है। एक साल में 2 बार। फर्स्ट कंडीशन पे है फरवरी और मार्च में, सेकेंड है जून और जुलाई में। नदियों किनारे की बात करें तो नदियों किनारे की जो बुवाई है वो दिसंबर में करते हैं। तो ये हो गया बोने का समय। अब चलते हैं, अगली जो हमारी हेडिंग आएगी वो आएगी सिंचाई। तो सिंचाई के बारे में समझना चाहिए आपको कि सिंचाई कितनी करनी चाहिए। अगर आप ये कद्दू वाली जो फसल है वो आप लगा रहे हो तो आपको सिंचाई इसमें कितनी करनी चाहिए ये भी आपको पता होनी चाहिए। कौन सी फसल की बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं सीताफल। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं सीताफल। देखिए वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका रोज़ाना जो क्लास है ये रात 8 बजे चलती है, 8 बजे चलेगी रोज़ाना रात को। ठीक है, रोज़ाना रात को 8 बजे आप आ जा करना और इसके बारे में अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। रोज़ाना डेली चलेगी। इसके बाद हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री है उसकी क्लास चलेगी। तो समझिए आप, सिंचाई की बात करें तो ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल पर, देखो ग्रीष्मकाल की बात हो रही है यानी गर्मी के मौसम में 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई करनी होगी। लगभग आपको 8-10 दिन के अंतर से लगातार सिंचाई करनी होगी। ठीक है, कौन से मौसम में? ग्रीष्मकालीन के मौसम में, मई जून, यानी जो जून वाला ये वाला है इसमें मौसम में। जबकि वर्षाकालीन फसल की सिंचाई पर निर्भर करती है। जबकि देखो जो वर्षाकालीन फसल की सिंचाई है उस पर निर्भर करती है। आगे समझिए, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है खरपतवार। तो आप खरपतवार के बारे में समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें कौन सा खरपतवार है भी, क्या होता है खरपतवार के बारे में समझो। देखो सीताफल की फसल को निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देने चाहिए। 3 से 4 बार हल्की सिंचाई करते हैं। अधिक खरपतवार होने पर रसायन का भी छिड़काव कर सकते हैं आप। तो चलते हैं आगे, अगली हेडिंग समझते हैं। सिंचाई के बाद देखिए अगली हेडिंग आ गई आपकी उपज। खरपतवार के बाद अगली हेडिंग क्या आ गई? उपज। अब उपज का मतलब ये है जब आपने पूरी खेती करी ली तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे हमें उपज है वो कितनी मिलने वाली है।
तो देखो सीताफल की तोड़ाई बाजार की मांग पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है, ये बाजार की डिमांड पर निर्भर करती है कि आप अपनी फसल है जो सीताफल है वो अपनी फसल से कब तोड़ोगे। यानी जैसे जैसे मार्केट में डिमांड बढ़ती जाएगी या महंगाई पे आप कह सकते हो, जैसे जैसे बाजार में मार्केट में महंगाई होगी उस समय अपनी फसल से सीताफल को तोड़ाई करनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, बाजार की मांग पे डिपेंड करता है। फिलहाल आमतौर पर बोने के 75 से 90 दिन बाद हरे फल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कितना? 75 से 90 दिन में सीताफल बनके तैयार हो जाता है, फिर आप आराम से इसे तोड़ सकते हो। और देखिए 250 से 400 तक, यानी 250 से 400 तक उपज प्रति हेक्टेयर होती है इसकी। ठीक है, ये कुंटल की बात हो रही है। आगे समझिए, अगली हेडिंग है जो वो है हमारी भंडारण। तो देखिए भंडारण में क्या आपको ध्यान रखना है। प्रथम 2-3 सप्ताह तक, यानी स्टार्टिंग के 2-3 सप्ताह तक 29.22 से लेके और 22 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारण करते हैं। किसका करते हैं? सीताफल का। अब देखो यहाँ पे एक हेडिंग आपको ये समझ लेनी चाहिए। हेडिंग ये है कि कुकुरबिट्स क्या होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं हिंट्स आपको देता हूँ और इस क्वेश्चन को तैयार करवाने की कोशिश करता हूँ। कुकुरबिट्स क्या है और इसके उदाहरण क्या हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से याद करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आ रहा है कुकुरबिट्स। अब कुकुरबिट्स में आपको ये ध्यान रखना है, कुकुरबिट्स में क्या ध्यान रखना है। देखो पहले तो थ्योरी एक बार इसकी पढ़ लो, फिर मैं आपको ट्रिक से इसी समझाता हूँ। देखो कुकुरबिट्स वर्ग में वे फैलने वाली फसलें आती हैं जिनके पौधे सीधे जमीन पर खड़े नहीं रह सकते। यह किसी आधार अथवा जमीन पर अपने तंतुओं द्वारा रेंगती हुई फैलती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है कुकुरबिट्स। ये बिट्स शब्द जरूर आएगा। क्या आएगा बेटा? बिट्स। अब इस बिट्स से आपको ये ध्यान रखना है, बी से ध्यान रखना है आपको, बिट्स से, कुकुरबिट्स से बिट्स आएगा इसमें, और इससे ध्यान रखना है बेल। ठीक है, बी से बिट्स और बे से बेल। यानी बेल आपको इसलिए ध्यान रखना है कि कुकुरबिट्स के अंदर ये सभी फसलें आएंगी जो बेल पर उगेंगी। ऐसा कोई पौधा नहीं होगा जो बिल्कुल पेड़ पर आने वाली कोई भी चीज़ नहीं होगी, ऐसी होगी जो इसकी इस प्रकार से बेलें होंगी, इस प्रकार से अलग से बेलें होंगी और इन बेलों के ऊपर आएगी। ठीक है, ये बेले वाली फसलें हैं ये। तो आपको कुकुरबिट्स में बेल ध्यान रखना है और बिट्स ध्यान रखना है। यानी बेले वाली जो भी है, जैसे मैं आपके एग्जाम्पल में कहूँ तो क्या हो गया, देखिए करेला। करेला आपका किस पे आता है? एक बेल पे आता है। ठीक, इसी प्रकार से है, देखिए सीताफल किस पे आता है? सीताफल भी बेल पे आता है। तरोई किस पे आती है? तरोई भी बेल पे आती है। खीरा किस पे आता है? बेल पर। ककड़ी बेल पर। खरबूजा, तरबूजा, ये सब किस पे आते हैं? बेल पर। तो ये तो हो गए आपके एग्जाम्पल। खरबूजा है, तरबूजा है, तरोई है, खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा, ये सब एग्जाम्पल हो गए किसके? कुकुरबिट्स के। ठीक, अब आप क्या लिखोगे कुकुरबिट्स के बारे में? कुकुरबिट्स क्या है एक बार आप फिर से समझ लीजिए, आपके सारे डॉट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप इसमें लिखोगे कि कुकुरबिट्स वर्ग में वे फैलने वाली फसलें आती हैं जिनके पौधे सीधे जमीन पर खड़े नहीं होते। यानी ये वाले प्लांट नहीं है, ये वाले आप प्लांट समझते हो, ये इस टाइप के। ठीक है, इस टाइप के, ये खड़े वाले प्लांट नहीं है, और बल्कि कैसे हैं? ये है रेंगने वाले, यानी जमीन पर फैलने वाले जो बेलें होती हैं। ये बेल इधर गई, इधर गई, इस प्रकार से जो बेलें होती हैं वो वाली। तो देखो इसमें आगे समझिए आप, यह किसी आधार अथवा जमीन पर तंतुओं द्वारा रेंगती हुई फैलती हैं। ये सभी फसलें खरीफ तथा जायद ऋतु में पाई जाती हैं। खरबूजा केवल जायद ऋतु में बोया जाता है। जो खरबूजा है इनमें, वो केवल जायद ऋतु में बोया जाता है। देखिए करेला, कद्दू, तरोई, टिंडा, खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा इत्यादि की खेती की जाती है। किसके अंतर्गत आते हैं ये? कुकुरबिट्स के अंदर। तो आपको यहाँ से पकड़ना है बिट्स।
बिट्स का मतलब ध्यान रखना है बेल, बेल पे आने वाली, ये बेल पे आने वाली सब्जियों की बात करेगा कुकर बिट्स के अंदर, ठीक है। और आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में भी शेयर भी कीजिए। चलिए अब देखिए सीताफल फल जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अब जो अगला टॉपिक आपका आया है वो आया है लौकी, ठीक है। क्या आया है? लौकी। तो लौकी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे हम और अच्छे से बात करेंगे इस टॉपिक पे। तो देखो इसमें देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहले वनस्पति नाम। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है वनस्पति नाम। किसका वनस्पति नाम? लौकी का। देखो लौकी का वनस्पति नाम क्या है? लेजेनेरिया। क्या है? लेजेनेरिया साइसेरिया, लेजेनेरिया साइसरेरिया, ये आपको ध्यान रखना है। कुल की बात करें, कुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैमिली। किस फैमिली में आती है लौकी? तो आप बोलोगे कुकुरबिटेसी। क्या बोलोगे? कुकुरबिटेसी। अगर इसका आप उत्पत्ति स्थान देखोगे तो उत्पत्ति स्थान क्या है? उत्तरी अफ्रीका। यहाँ से ये इसकी स्टार्टिंग हुई है। कहाँ से? उत्तरी अफ्रीका से। अब देखिए इसके लिए फसल के लिए जलवायु कैसी चाहिए, तो हम इसकी जलवायु के बारे में भी बात करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है ये देर रात तक, मैंने कहा आपके जो व्हाट्सअप नंबर है एजी का, जो व्हाट्सअप ग्रुप है आप लोगों का, उस वाले व्हाट्सअप ग्रुप में इसकी पीडीएफ सेंड हो जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर के देखिए बहुत कम स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लोगों को बताइए, अपने साथ वाले दोस्तों को बताइए कि रोज़ाना 8 बजे क्लास चलती है। जलवायु, इसकी खेती के लिए देखिए नम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। पाले से इसकी फसल को बहुत हानि होती है। अब पाला क्या है? देखिए पाला आपको पता है ठंड के मौसम में वो पाला पड़ता है मॉर्निंग में, उस पाले से बहुत हानि होती है लौकी की खेती के लिए। कम तापमान में पौधे की वृद्धि रुक जाती है। जब पाला गिरेगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पौधे की जो वृद्धि है वो रुक जाएगी। गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होने के कारण पौधे की वृद्धि बढ़ जाती है। देखो यहाँ पे और लिखा है, अधिक वर्षा तथा बादल वाले दिनों में इसकी फसल पर कीट तथा रोग का भी प्रकोप बढ़ जाता है। अगर अधिक वर्षा हो रही है या बादल जो मंडरा रहे हैं, बादल आ जाते हैं, उन दिनों में इसकी फसल पर कीट का और रोग का प्रकोप ज़्यादा से ज़्यादा इस फसल पर पड़ता है। अब देखिए जलवायु के साथ साथ हमने समझ लिया जलवायु, कौन सी जलवायु में बोनी चाहिए, कौन सी जलवायु नुकसानदायक है। उसके बाद हमें ये भी पता करना होगा कि इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो उन्नत किस्में, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा, 1 नंबर तो ज़रूर बनेगा यहाँ से क्वेश्चन, इसलिए आपको किस्में भी पता होनी चाहिए। देखो पहला है इसमें पूसा संदेश, आज़ाद नूतन, पंत कोमल, आज़ाद हरी, पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, पूसा मंजरी, पूसा समर। इसके बाद है प्रोलिपिक राउंड, पूसा समर, प्रोलिफिक लॉन्ग, कल्याणपुर लंबी, अर्का बहार आदि। ये सब क्या है? उन्नत किस्में हैं किसकी? लौकी की। अब जो अगला हमारा जो है हेडिंग है वो देखिए, अगली हेडिंग है बोने का समय। अगली हेडिंग क्या है? बोने का समय। तो बोने का समय भी हमें पता होना चाहिए। जैसे जैसे हमने पता करा कि उसकी उन्नत किस्में कौन है, उन्नत किस्में पता करने के बाद हमें बोने का समय भी पता होना चाहिए। अगर आपको बोने का समय पता नहीं होगा तो भी आप लौकी की अच्छे से खेती नहीं कर पाओगे। तो देखो ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन का मतलब वही है, गर्मी का मौसम है ये। ग्रीष्मकालीन के लिए जनवरी से मार्च में लौकी की बुवाई करते हैं। वर्षाकालीन फसल के लिए जून जुलाई तक करते रहते हैं। तो ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं दूरी की, कि भाई दूरी क्या कितनी रखें लौकी को लगाते समय, लौकी की फसल को उगाते समय। पौधों से पंक्ति की दूरी, यानी जो पौधा है इस पौधे से पंक्ति की दूरी की बात हो रही है 1.5 मीटर, तथा पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर होनी चाहिए। अब इस बात को मैं और आपको क्लियर करता हूँ। चलिए देखिए, जैसे ये आपकी लाइन चल रही है लौकी की और एक लाइन ये चल रही है, ठीक है, ये 2 लाइनें चल रही है। अब एक पौधा यहाँ पे लगा है और एक पौधा यहाँ पे लगा है, ठीक।
तो जो ये वाली दूरी है ये पंक्ति से पंक्ति की दूरी है। ये जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है ये रहनी चाहिए 1.5 मीटर। ठीक, और ये जो पौधा लगाया, ये जो पौधा आपने लगाया है, इनका जो बीच का ये वाला जो गैप है ये रहना चाहिए 1 मीटर। ठीक है, ये है। तो हमें दूरी भी पता चल गई। अब हम आगे समझेंगे इसमें बीज की मात्रा, कितनी बीज की मात्रा चाहिए। चलो बेटा आगे बीज की मात्रा को आप समझो। देखो 4 से 5 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। अगर आपका खेत 1 हेक्टेयर है, कितना है, 1 हेक्टेयर है, तो 4 से 5 किलोग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जायद या ग्रीष्मकालीन फसल में अधिक बीज तथा वर्षाकालीन फसल में कम बीज की आवश्यकता होती है। यानी जो गर्मी के मौसम में आप फसल को लगाते हो तो थोड़ा सा अधिक बीज लगेगा, और वर्षाकालीन में लगाते हो तो थोड़ा उसकी अपेक्षा कम लगेगा। तो बीज की मात्रा भी आपको पता चल गई। अब जो अगली हेडिंग है हमारी वो है, देखिए, खाद और उर्वरक। अब आपको बीज की मात्रा के साथ साथ खाद और उर्वरक का भी पता होना चाहिए। अगर आपने खेत में अपने लौकी की फसल लगा रखी है और आपको ये पता ही नहीं है कि हम खाद एवं उर्वरक कितना डालें, तो भी आपको अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। देखो इसमें गोबर की खाद की बात करें तो 2500 से 3000, सॉरी ये 2500 नहीं होगा, ये 200 होगा, 250 होगा, 250 से 300, ये होगा आपका 250 से 300 कुंटल, 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन देखिए 40 से 50 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 60 किलोग्राम और पोटास 17.5 से 4.4 किलोग्राम। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन जो PDF आपको मिलेगी उसमें मैं करेक्शन कर दूंगा। यहाँ पे 17.5 से 4.4 किलोग्राम कोई बात यहाँ पे बनी नहीं, ठीक है। तो ये डॉट में तुम्हारा PDF जब सेंड करूँगा आप लोगों के पास तो उसमें क्लियर कर लूँगा। और जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं, वो इस पॉइंट को नोट कर लें, वो बुक्स वगैरह में देख लें। तो इतनी मात्रा आपको इतने हेक्टेयर के हिसाब से देनी चाहिए। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला पेज हमारा क्या है। इसमें देखो, वीडियो को लाइक नहीं करा, आप वीडियो को लाइक करिए। अब आपको करना क्या है, देखो, पहली जुताई के समय गोबर की खाद, जब आप अपने खेत की पहली जुताई करोगे तो तब तो डालोगे अपने खेत में गोबर की खाद। इसके बाद क्या करना है, तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई के समय देनी चाहिए। ये हो गई खाद एवं उर्वरक। अब हम बात करेंगे सिंचाई की, यानी पानी लगाने की। तो गर्मी की फसल को 5वें दिन, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आपने फसल गर्मी के मौसम की लगा रखी है तो आपको 5वें दिन, और जाड़े की फसल की लगा रखी है तो 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगली हेडिंग है आपकी, वो है कीड़े और बीमारियों पर रोक। देखो कीड़े और बीमारियों पर रोक, मान लो आपने लौकी की फसल लगा रखी है, आपकी फसल में कीड़े लग गए या कोई बीमारी लग गई तो आपको पता ही नहीं है। तो कोई भी फसल लगाने से पहले आपको सारी जानकारी उसकी अच्छे से लेनी है, वरना आपका नुकसान होना तय है। तो देखो लौकी का लाल भृंग, प्रौढ़ भृंग लाल रंग का होता है। प्रौढ़ ये स्टेज होती है, ठीक है, युवावस्था प्रौढ़ावस्था की बात हो रही है, प्रौढ़ एड्यूल्ट कह सकते हो इसे। मुख्य क्षति प्रौढ़ कीट के द्वारा ही होती है। यह कीट पत्तियों फूलों को खाकर, पत्तियों के साथ साथ किसे, फूलों को खाकर डंठल ही छोड़ते हैं। इस प्रकार पूरा पौधा क्या होता है, सूख जाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए कार्बाइल 0.1%, कितना, कार्बाइल 0.1% कीटनाशी रसायन के 2-3 छिड़काव आप करेंगे तो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है माहू। तो माहू जब लगने लगे आपके खेत में तो क्या करना चाहिए। देखो माहू कीट काफ़ी छोटे, मुलायम, हरे रंग के चूसने वाले कीट हैं।
जब इनकी संख्या अधिक हो जाती है उस समय मुलायम पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा फलों का आकार छोटा हो जाता है। ये माहू की पहचान है। जब आपकी फसल को आपको ऐसा लगना लगे कि जो माहू है उसकी संख्या जब अधिक हो जाएगी तो जो आपकी फसल है ना, इसकी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी और जो फल है उसका आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप समझ जाना ये माहू है, लगी है लौकी की फसल में। अब है रोकथाम। रोकथाम कैसे होगी इस चीज़ की, तो समझो आप, जब पौधे छोटे हों और फल नहीं आ रहे हों उस समय डाइमेथेड 0.03%, परंतु अगर फल आना शुरू हो गए हों तो उस समय मैलाथियोन 0.1% नामक कीटनाशी के 2 से 3 छिड़काव आप कर दीजिए। जब आप 2 से 3 छिड़काव कर दोगे तो छिड़काव से पहले सभी फलों को तोड़ लेना चाहिए। अच्छा, छिड़काव 2-3 जब छिड़काव करोगे तो इससे पहले अपने फल हैं जो वो तोड़ लीजिए, ठीक है, फिर माहू को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपकी रोग नियंत्रण। तो रोग नियंत्रण में देखिए फर्स्ट क्या है, चूर्णी फफूंद। इस रोग में पत्तियां तनों पर सफ़ेद रंग की परत जम जाती है और बाद में पत्तियां भूरी होकर सूख जाती हैं। इनकी रोकथाम के लिए 2 किलो घुलनशील गंधक का छिड़काव करना चाहिए। कितना? 2 किलो घुलनशील गंधक का क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। दूसरी हेडिंग है मोजेक रोग। कौन सी हेडिंग है? मोजेक रोग। रोगी पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं, फलों का आकार खराब हो जाता है। रोगी पत्तियां पीली होकर क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, फलों का आकार खराब हो जाता है। यह रोग विषाणु द्वारा फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? वायरस के माध्यम से फैलता है। इससे बचाव के लिए 0.2% मैलाथियोन के घोल का 10 से 15 दिन के अंतर से 2-3 छिड़काव आपको करने चाहिए, जिससे इस रोग से आपको निजात मिलेगी। देखिए, आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए अगली हेडिंग समझिए। अगली हेडिंग है हमारी, वो है डाउनी मिल्ड्यू। ये क्या है? देखिए, पत्तियों के ऊपर पीला या लाल भूरा धब्बा पड़ जाता है। अब जब पत्तियों के ऊपर पीला या लाल भूरा धब्बा पड़ जाए तब आप क्या करोगे? तो इसकी रोकथाम के लिए डाईएथेन M45, क्या है? डाईएथेन M45 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। ये थी लौकी की फसल की बात हो रही थी। अब लास्ट हमारी जो हेडिंग आएगी इसकी, वो आएगी उपज। अब जब आप ये सारा काम कर लोगे तो आपको फसल की जो उपज है वो कितनी मिलेगी, तो समझिए आप। देखो, जो गर्मी के मौसम वाली बात थी, जून और जुलाई की बात थी, जून जुलाई और जनवरी से मार्च वाली फसलों से क्रमशः 150 से 200 कुंटल, 150 से 200 कुंटल, यानी जो जून और जुलाई की बात है उसमें 150 से 200 कुंटल, जनवरी से मार्च वाली जो है उसमें 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपज मिलेगी। तो देखिए, जो हमने आज का जो हमने टॉपिक पढ़ा या टॉपिक समझा, वो टॉपिक आपने अच्छे से कवर कर लिया होगा। ये हमारी कद्दू वर्गीय फसलें थीं। इसमें आपके जो सीताफल था, सीताफल सिलेबस में दे रखा था 70% की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 30% हटा के सीताफल के साथ साथ प्लस इसमें लौकी दे रखी थी, ठीक है। तो दोनों टॉपिकों को हमने अच्छे से समझा। इसकी जो PDF है वो PDF आपको आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें सेंड कर दी जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे। वीडियो को लाइक करके जाइए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करके भी जाइए।